तो आज मैं आपको प्रस्तावना का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा और इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हुआ है और इसमें काफ़ी जानकारी मैंने दिया था। बाकी रिवीजन भी हो जाएगा इसमें और जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ भी यहाँ पर मैं समेट दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में कुछ समझते हैं कि आखिर इसे प्रस्तावना क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि इसका नाम प्रस्तावना है। तो इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है और इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था ना, तो उस भारतीय संविधान के बनने से पहले कुछ चीज़ें भी तैयार की थी। एक पन्ने में एक संविधान का उद्देश्य बना दिया गया था कि हमारा भारतीय संविधान स्पेशली ऐसा होना चाहिए। तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य छिपा हुआ है कि भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। तो इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रस्तावना किसने पेश किया था? पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू ने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। तो देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया, तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी कंटिन्यू, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो इस 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हो रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम तमतमा के उठे, एक पन्ना लेकर कहा कि रात भर जाग करके हमने एक चीज़ बनाया हुआ, आप इसे पढ़िए, देखिए कैसा लग रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक पन्ना पेश किया था उसी को प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना किसने पेश किया था? पंडित नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे पेश किया गया था संविधान सभा में, क्योंकि संविधान सभा ही हमारे संविधान को बना रही थी, संविधान सभा। तो संविधान सभा में पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, जब प्रस्तावना को जोड़ा गया तो इसका विचार भी कहीं ना कहीं से लिया गया होगा। जैसे होता है कि कोई आदमी मिठाई खा रहा है और आप देख के लज्जिया गए, तो आप भी कहेंगे हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी मिठाई खा लें, तो आप भी मिठाई खा लेते हैं। तो अगर किसी चीज़ को देख करके लज्जिया जाओ तो उसे कहते हैं कि प्रभावित हो जाना। तो जो ये प्रस्तावना है, किस देश को देख करके हम लोग प्रभावित हुए थे? अमेरिका। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे, बताइए संविधान, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं, यूएसए। लेकिन इस प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं, अगर आप कभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ें तो उसमें देखो जो शब्द लिखा गया रहता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित अंगीकृत व आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो शब्द लिया गया है, ये पूरा का पूरा शब्द लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे, बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो यूएसए या अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के विशेष शब्द, इसे कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। विशेष शब्द ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां से लिया गया? अमेरिका से। और इसके शब्द कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। तो देखिए, प्रस्तावना को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था ना, तो यह पारित भी हुआ होगा। 13 दिसंबर को इन्होंने पेश किया और ये पारित हुआ था, पारित हुआ 22 जनवरी 1947। हालांकि मैंने ये सारा का सारा पढ़ा दिया आपको, लेकिन यहाँ पर रिवीजन करना भी जरूरी है। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। देखिए, पेश कब किया गया? 13 दिसंबर, मतलब 1946 के लास्ट महीने में। और पास कब हुआ? 22 जनवरी, मतलब लगभग 1 महीने का समय लगा था। और इतना समय इसलिए लगा था क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बहुत से लोगों के मत से होती है तो हो सकता है वो सही हो, अकेले में लिया गया फैसला हो सकता है अक्सर गलत हो जाता है। लेकिन जब बहुत से लोग उस पर अपना टिप्पणी करेंगे, बहुत से लोग अपना विचार रखेंगे, तो हो सकता है वो सही हो। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, लेकिन पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना को बहुत से लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जब हमारी भारतीय
हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, तो प्रस्तावना को इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं दिया गया था, मतलब प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा ही नहीं माना गया। इसीलिए जब आप भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं ना, तो भाग 1 में रहता है संघ एवं इसके राज्य। अगर इसे माना गया होता, इसको वैल्यू दी गई होती, तो इसे कहा जाता संविधान का भाग 1। भाग 1 में क्या होता, प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना भाग 1 में नहीं, बस उसको चिपका दिया गया फालतू में। तो जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था, तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। और जब नहीं माना जा रहा था, तो कैसे नहीं माना जाता भाई, ऐसे थोड़ी ना कोई आदमी कह दिया नहीं माना जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसमें माना गया। देखिए 2 वाद हुए हैं, स्पेशली आपको 2 वाद याद रखना है। बेरूबरी संघवाद 1960, संघवाद 1960। तो बेरूबरी एक वाद का मतलब होता है झगड़ा, जैसे 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, तो जो झगड़ा रहता है उसी का नाम है। तो बेरूबरी संघवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक झगड़ा है। और इसी झगड़े में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और जब संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। कैसे, मान लीजिए कोई आदमी आपके घर का है, तो आप उसे डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, थोड़ा मार भी सकते हैं, घर का आदमी है तो नहीं बोलेगा, क्या हमारे घर के यहाँ होगा। लेकिन कोई बाहरवासु आदमी आ जाए, तो क्या आप उसे डांट सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, उसे मार सकते हैं, नहीं कर सकते। भाई आप अपने घर वाले को कुछ न कह सकते हैं, लेकिन कोई बाहर का आदमी है तो उसे थोड़ी ना कहेंगे। तो प्रस्तावना को जब संविधान का हिस्सा माना ही नहीं जाता है, तो क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे घर का होगा, हम उसी को डांट सकते हैं, उसी को मार सकते हैं, लेकिन किसी बाहरवासु आदमी को मारेंगे तो उठाकर हमको ही पटक देगा। तो प्रस्तावना को जब संविधान का हिस्सा माना ही नहीं जाता, तो बताइए इसमें संशोधन कैसे हो सकता है। अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये वाद याद रखना है कि बेरूबरी संघवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। कहा गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं, और संविधान का हिस्सा नहीं है तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला वाद याद रखना है आपको, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये 2 झगड़ा हुआ था, ये भी एक झगड़ा है। केशवानंद भारती एक मठाधीश थे और केरल राज्य के साथ इनका झगड़ा था। तो इस झगड़े का नाम क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। तो इस झगड़े में क्या हुआ, कुछ दिन बाद लोगों को लगा नहीं भाई, प्रस्तावना को तो संविधान का हिस्सा मानना चाहिए। पहले नहीं मानते थे, जैसे आदमी कभी कभी देखो गुस्सा आ जाता है कि जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे, आई हेट यू, हम तुमसे नफरत करते हैं। लेकिन जब 2 रात अकेले रहता है तो कहते हैं नहीं, हमसे गलती हो गई, तो उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तो 1960 तक इसको क्या हुआ, बड़ा एकदम ताव में रहता, कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी आंख खुल गई। 1973 तक सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और जब संविधान का हिस्सा है, मतलब इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। बताए ना, अगर कोई हमारे घर का आदमी है तो उस घर के आदमी को हम डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया गया, और जब संविधान का हिस्सा मान लिया गया तो मतलब इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे कि बेरूबरी संघवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, मतलब इसमें संशोधन नहीं कर सकते थे। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाले मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया और इसमें संशोधन करने की इजाजत दे दी। किसने दी, सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ साथ में कहा कि देखो, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, संविधान की आत्मा है। क्या है, संविधान की आत्मा है। अब संविधान की आत्मा क्यों बोल दिया, देखो संविधान की आत्मा अभी तक हिस्सा ही नहीं मान रहा था। देखो कभी कभी होता है ना कि मान लो एक नई नई शादी हो और पति अपने पत्नी को ना मान रहा हो, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे नहीं माना। गांव में ऐसा सुने होंगे आप लोग कि उनकी शादी मानता नहीं है अपनी पत्नी को, तो ऐसा सुनते होंगे। तो ऐसे ही पहले इसको माना नहीं जाता था, प्रस्तावना को वैल्यू नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में जैसे 2-3 साल बीता, फिर उसको लगा नहीं, चाहे जैसे हो करिए, खुदा हो, पत्नी तो हमारी है, चाहे जैसे हो। तो बाद में मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। और केवल हिस्सा ही नहीं है, ये संविधान की आत्मा है। क्या है, संविधान की आत्मा, मतलब संविधान अभी तक बिना आत्मा के जी रहा था। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का हृदय है। तो आपको याद रखना है। तो दूसरी चीज,
यहाँ पर एक चीज और भी निकल कर आई थी, 3-4 पॉइंट याद रखना है कि प्रस्तावना को हिस्सा मान लिया गया, संशोधन करने की अनुमति दे दी गई, संविधान की आत्मा सुप्रीम कोर्ट ने माना, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर मूल ढांचे का संविधान, मूलभूत ढांचे का संविधान, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भाई ये क्या है, मतलब मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। अब मूलभूत ढांचा क्या होता है, जैसे अगर आप भारतीय संविधान पढ़ें तो उसमें राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद भवन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इंग्लिश में कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राज्यपाल का पद होता है। लेकिन एक समय ऐसा है, मान लीजिए कि कोई कहे कि आज के बाद राष्ट्रपति का पद खत्म, आज के बाद चुनाव नहीं होगा, केवल हम ही है जो है, चुनाव उनाव वाला मामला खत्म, अब यहाँ से लोकतंत्र खत्म, मतलब ये तो मूल संविधान को हिला दिया कि नहीं, तो संविधान की कोई वैल्यू रह जाएगी, खत्म हो जाएगा संविधान हमारा। तो इसमें कहा गया, इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में कहा गया कि मूलभूत ढांचे में चेंज नहीं कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं, किसमें, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं करते। अब मूलभूत ढांचा क्या होता है, जैसे एक आदमी है, अब आदमी का मूल ढांचा क्या होता है कि उसके यहाँ पर आंख होनी चाहिए, बीच में नाक हो, यहाँ पर मुंह हो, इधर सर होना चाहिए, इधर 2 हाथ होना चाहिए। लेकिन सोचो कोई ऐसा आदमी हो जिसकी एक आंख हो, केवल यहीं पर बीच में आंख हो, अब बताओ इस आदमी कहेंगे तो दलिद्र हो जाएगा। दलिद्र पैदा हो जाते हैं ना किसी किसी के घर में, सुनेंगे ऐसे 4-4 आंख होती है उनके, किसी के मुंडी नहीं होती है, किसी के 4 हाथ हो गया ऐसे, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, दलिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलिद्र। और अगर दलिद्र जिंदा भी रह गया तो जान लो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे दलिद्र जिंदा हो जाएगा फिर वो कहेगा कि अब हमको दलिद्रनी चाहिए, दलिद्रनी ढूंढने लगेगा और दलिद्रनी से शादी करेगा, और जैसे दलिद्रनी शादी करेगा तो एक से एक परिवार, दलिद्र का बेटा, दलिद्र की बेटी, मतलब पूरा दलिद्र का परिवार हो जाएगा, मानव जात समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो दलिद्र पैदा होते हैं गाँव में, आप लोग सुने होंगे अक्सर, दलिद्र पैदा हुआ था सिर नहीं था मर गया, तो मर जाते हैं, जेनेटिक्स का लक्षण होता है, थोड़ा मतलब डिसऑर्डर हो गया जेनेटिक्स का, तो समझ लो ऐसा। तो मानव का मूलभूत ढांचा क्या, ऐसे आंख होनी चाहिए 2। अब किसी के ऐसे आंख नहीं है, किसी के यहाँ पीठ में आंख आ जाए, हाथ नहीं है, हाथ इधर से निकलने लगे और नाक इतनी बड़ी हो जाए, ऐसे यहाँ तक लटक रहे, अब बताओ ये आदमी होगा, ये तो मूलभूत ढांचा बदल जाएगा कि नहीं। तो मूलभूत ढांचा समझ गए होंगे, ऐसे संविधान होता है। तो जैसे राष्ट्रपति का पद नहीं समाप्त कर सकते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो चुनाव को नहीं खत्म कर सकते हैं, ये है मूलभूत ढांचा। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब हुआ था, 1973। अच्छा यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में ही कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो तुरंत खुजली बढ़ गई लोगों को। कहा गया जब संशोधन कर सकते हैं तो कहा संशोधन कर ही ले, नहीं तो कैसे पता चलेगा संशोधन। अभी तक संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ, जैसे ही 1973 में ये वर्डिक्ट दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि अब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लोगों के अंदर खजली आ गई, कहा कि अब हम प्रस्तावना में संशोधन करेंगे, तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब संशोधन क्या क्या हुआ देखिए, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संशोधन 1976। तो 42वां, देखो 2 संशोधन बहुत ही फेमस है, एक तो 44वां 1978, ये 1978 में हुआ था, एक 42वां 1976। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 42वां कब हुआ 44वां कब हुआ, तो याद कैसे रखना। देखो 42 में अगर 4 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा लास्ट में, तो 1976, और 44 में 4 4 जोड़ देंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 1978। समझ गया कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें स्पेशली याद क्या करना है, देखिए 42वां संविधान संशोधन, पूरे भारतीय संविधान में इतना संशोधन किया, इतना संशोधन किया, इतना संशोधन किया कि इसे खुद ही कह दिया गया कि ये लघु संविधान है। किसको, इसी संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया कि ये क्या है, लघु संविधान। गांव में देखे होंगे जैसे कोई बहुत बड़ा मरीज होता है, बहुत बड़ा मरीज है तो आधा डॉक्टर बन चुका होता है, कुछ बता दो कि हमारा पेट दर्द कर रहा है तो उसको इतनी दवा ले लिया है, वो बता देगा अच्छा पेट दर्द हो रहा है जाओ ये वाली दवा ले, कह दो और हमारा कान दर्द हो रहा है ये वाला ड्रॉप ले लो, कुछ भी बताओगे। तो जो बहुत बड़ा मरीज होता है क्या हो जाता है, वो आधा डॉक्टर हो जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन, इतना संशोधन किया, इतना संशोधन किया, इतना संशोधन किया कि ये अपने आप में ये भी एक संविधान बन चुका है। तो इसे कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं, लघु संविधान, और इंग्लिश में कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
और इसी के द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ। प्रस्तावना में क्या हुआ? प्रस्तावना जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा व शक्ति समता प्राप्त करने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए एकत्रित होकर के, मतलब ऐसे जो पूरा दिया गया ना, पूरा ये इसमें से कुछ शब्द हैं वही जोड़ दिया गया प्रस्तावना। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, समाजवादी ऊपर लिखे, हमको लग रहा है ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, दिख रहा है? तो चलिए ऊपर लिखकर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन से वो शब्द हैं जो जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी, तो समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, पहले ये नहीं था। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा है एकता व अखंडता, एकता व अखंडता। ये तीन शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। इससे पहले मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले ये चीज नहीं थी। अब इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन से 4 शब्द या 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, या कहेगा निम्नलिखित में कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो इसमें से आपको 3-4 दे देगा, एक एक्स्ट्रा दे देगा, कहेगा धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा दे देगा। तो आप याद कर लीजिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता व अखंडता। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है समाज में समानता लाने से, इसलिए ट्रेन चलाई जाती है, देखते होंगे ट्रेन चलाई जाती है। आपको यहाँ से प्रयागराज तक जाना है, मान लीजिए मतलब थोड़ी दूर तक जाना है, 30-35 रुपये में जा सकते हैं। इलाहाबाद तक लखनऊ तक जाना है 70-80 रुपये में ही जा सकते हैं, मतलब बहुत कम पैसे में जा सकते हैं। ये समाजवादी विचारधारा को दिखाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो हमारे भारत में शासन करने वाली सरकारें ये किसी भी धर्म को विशेष कोई मौका नहीं देंगे। मतलब जैसे मान लो कोई हिंदू है तो ये नहीं कि हिंदू वाले को ज़्यादा वैल्यू देंगे, मुसलमान को कम वैल्यू देंगे। हर जाति और धर्म के लोगों को एक समान समझना ही क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है रास्ता और निरपेक्ष मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी के सभी धर्म वाले लोग कैसे हमारे लिए समान है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मतलब डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इसका मतलब है विविधता में एकता या अनेकता में एकता। हमारी संस्कृति है कि नहीं? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म के हो कोई बात नहीं, हम हर व्यक्ति को एक समान मानते हैं। अगला है एकता व अखंडता। तो एकता व अखंडता का मतलब कि हमारा देश एक रहे, अखंड का मतलब कभी टूटे ना। तो ये 3 शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आज तक संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ 1976 में। देखो 1973 में इन्होंने वर्डिक्ट दिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और तुरंत खुजली बढ़ गई। 73 के बाद तुरंत 3 साल बाद वेट किए और 1976 में तुरंत क्या करवा दिया? संशोधन करवा दिया। और अभी तक केवल यही संशोधन, इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। आगे हो सकता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। अब आगे आपको बताते हैं, बाकी आप इसको नोट करते रहिएगा। तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों को पता भी चलता रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। देखिए चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए संविधान की जो प्रस्तावना है इसको किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। बहुत सही। बताइए किस वाद में कहा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबरी संवाद 1960। और किस में कहा गया कि ये हिस्सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसके बाद इसमें संशोधन होता है। तो संशोधन में मतलब कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता व अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता व अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अच्छा बताइए संविधान की जो प्रस्तावना है ये किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। लेकिन इसके जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इसमें कुछ और भी शब्द हैं, ध्यान से सुनिए। प्रस्तावना में कुछ विशेष शब्द हैं जो अन्य देशों से भी लिए गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 शब्द जो हैं ये लिए गए हैं रसिया से, मतलब रूस से। क्योंकि
अधिकांश चीजें कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। लेकिन ये 3 शब्द सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसे कहाँ से लिया गया है, इसे लिया गया है रूस से। और इसमें 2 शब्द हैं जैसे गणतंत्र और बंधुता, ये 2 शब्द लिया गया फ्रांस से। तो इसको भी आपको याद रखना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द लिया गया है रूस से। बाकी ओवरऑल पूछे बताइए संविधान की प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो किस देश से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका से नहीं, अमेरिका से तो लिया गया संविधान का मतलब प्रस्तावना का विचार, इसके शब्द कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन स्पेशली इन 3 शब्द के बारे में बोल रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो इसे कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया, रूस से। और गणतंत्र और बंधुता वाला जो शब्द लिया गया है इसे लिया गया फ्रांस से। तो आपको इन तीनों शब्दों को भी याद रखने हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि संविधान को की जो प्रस्तावना है इसको विभिन्न लोगों ने कई नामों से पुकारा है। कौन कौन से नाम है, जैसे संविधान पीटी नेहरू ने कहा कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये प्रस्तावना कुंजी है। क्या है, कुंजी है, संविधान की कुंजी है, आत्मा है, हृदय है। तो इतना किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल, शांत रहो। तो पीटी नेहरू ने क्या कहा है, प्रस्तावना को क्या कहा है, कुंजी, आत्मा व हृदय। तो ये चीज कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा, आत्मा मान लिया है। तो चाहे जो भी बोले आपको इतना याद रखना है कि पीटी नेहरू या सुप्रीम कोर्ट बस इतना कभी कभी पूछता है कि बताइए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, हृदय किसे कहते हैं। तो आपको बस याद रखना है प्रस्तावना को किसे कहा जाता है, प्रस्तावना। लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम देकर के पूछ लिया जाए, जैसे बोल दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, अनुच्छेद 32 को किसे माना है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो बस इतना याद रखना है, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। बाकी अगर कोई नाम ना दे, बस डायरेक्ट पूछे बताइए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आप बता देंगे प्रस्तावना। लेकिन अगर इनका नाम दे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे माना है, तो अनुच्छेद 32 को माना है। तो आप समझ गए होंगे प्रस्तावना के बारे में। अच्छा हाँ, कुछ चीजें और हैं जैसे यहाँ पर यूज नहीं की गई। तो इसमें क्या है, जैसे प्रस्तावना में संघ और मताधिकार शब्द का यूज नहीं किया गया। संघ मतलब समझते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का एक संघ है। तो प्रस्तावना पूरी पढ़ डालेंगे तो आपको वहां पर कोई कहीं भी संघ शब्द नहीं मिलेगा, मताधिकार शब्द नहीं मिलेगा। तो ये चीजें भी कभी कभी पूछी जाती है। कहेगा कि बताइए प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रस्तावना पूरी याद कर डालिए, बस आराम से याद कर डालिए। प्रस्तावना में कुछ नहीं, आप याद कर लीजिए, थोड़ा भौकाल मारते चलिए, याद हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो आई थिंक आपको ये प्रस्तावना पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। ये इसका सेकंड पार्ट था, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।